नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ प्रदेश। और अब तक का कारोबार कैसा रहा है आज के बाजार में? हमने देखा कि आज दूसरे दिन भी कमजोरी देखने को मिली है। तो चलते हैं सीधे प्रियंका के पास और जानते हैं कि आज का कारोबार दिन भर का कैसा रहा है। प्रियंका बताइए, गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, बिल्कुल। तो अब देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन दिन भर बाजार में हमें देखने को मिला। हम एक गैप डाउन के साथ खुले और इसके बाद हमने देखा कि वो गैप जो था, जो एक प्रेशर था बाजार पर, वो एक सस्टेन देखने को मिला। बड़े रीजंस उसके वजह से थे। मंडे को हमने मर्जर के बाद देखा जिस तरह से एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, इनमें एक तेजी देखने को मिली थी। उन्हीं ने प्रेशर बनाया। नहीं, एचडीएफसी बैंक आज वीक था, रीबैलेंसिंग का एक रीजन था। पूरे बैंकिंग स्टॉक्स आज आपको वीक दिखाई दिए और उन्होंने प्रेशर बनाया जिसकी वजह से बाजार को नीचे ड्रैग करे। लेकिन कुछ स्पेसेस थे जिसमें क्लियरली आपको वन साइडेड मूव दिखे और वो थे, उनमें से थे पावर, ऑयल एंड गैस स्पेसेस। पावर स्पेस को अगर आप देखें, क्योंकि गर्मी का जो एक बड़ा ट्रिगर है कि 122 साल में पहली ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी इस साल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हाई होगी, पूरा पावर स्पेस बजिंग है। प्लस यहाँ पॉलिसी रिफॉर्म्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं जिसके चलते आप टाटा पावर, अदानी पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सारी पावर ट्रांसमिशन हो, जनरेशन हो, एक्सचेंजेस हो, कमिश्निंग हो, इन सभी स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली। इसके अलावा गैस स्टॉक्स आपको तेज दिखाई दिए, कोल इंडिया आपको तेज दिखाई दिया क्योंकि कोल की डिमांड जाहिर तौर पर बढ़ेगी। तो कमोडिटी प्राइसेस के चलते आपने मेटल स्टॉक्स, एल्यूमिनियम के काउंटर्स यानी वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, वहां पर भी एक तेजी देखी। मेटल स्टॉक्स आज फिर से रिबाउंड करते हुए दिखाई दिए। तो ये कुछ स्पेसेस है जहां पर आपको क्लियरली एक्शन देखने को मिला। एफएनओ स्पेस में भी आप बात करें, निफ्टी के आपके टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स से। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स आपको फर्टिलाइजर स्पेस से जैसे यूपीएल निफ्टी काउंटर्स में आज फिर से आपको बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिए। एफएनओ स्पेस में आपको ओपन अप थीम के काउंटर्स जैसे कि आदित्य बिरला फैशन वीक हो या आदित्य बिरला का स्टॉक हो या फिर स्टॉक्स लाइक डेल्टा कॉर्प हो, यहाँ पर आपको फिर से एक तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा, सेक्टर स्पेसिफिक इनफैक्ट एक्शन दिखाई दिया। आईटी थोड़ा सा आज प्रेशर में जरूर है, लेकिन मिड कैप आईटी में एक फिर से एक रीबाउंस की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। और 17,800 जो एक बड़ा सपोर्ट है उसके पास ये बाजार बंद हुआ है। इसे कंसोलिडेशन की तरह मार्केट्स देख रही है, एक्सपर्ट्स देख रहे हैं और फिर से वी शुड बी इन फॉर अनदर टेक्निकल बाउंस। इस तरह का व्यू मार्केट्स पर एक्सपर्ट्स का बन रहा है। तो और आज ये 17,800 एक बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाजार बंद हुआ। ऑलराइट, प्रियंका बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आपको सीधे चलते हैं यहाँ से वॉयज 2022 के नवे एडिशन में। वहाँ पे इवेंट हो रहा है जिसमें कि आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के एमडी और सीईओ बाला सुब्रमण्यम बोलते हुए। आइए आपको ले चलते हैं। Because of course I factored in the geopolitical development and also factored in the possibility of resolution sooner as it can be seen from the recovery of the global equity markets. And the commodity prices should also ease up once the tensions de-escalate. There is a possibility that we may see the world economy move from globalization to regionalization, with the countries looking at alternate source of resources and geopolitical playing a greater role in the shaping the way forward. As we all have witnessed, historically, the Sensex has displayed cyclical tendencies between 3-year time period, but for the overall trend for the past 20 years has been observed to be upward. India has continued to display resilience despite the happenings in the global economy. Domestic investors continue to hold faith in the Indian market through mutual funds as well as the direct equity. This is a great comforting factor towards market stability. To help our investors and distributors understand the economy and markets and make sound investment decisions, we at IISL Mutual Fund, through our flagship annual event, Investment Voyage Conclave, wish to provide insight on the economy and the market outlook by inviting industry experts to share their rich and unique knowledge and experience. Like every year, this year too, we have an exciting lineup of speakers and panelists comprising of policymakers, global industry experts, thought leaders, along with our team to share their thoughts and views on India navigating with resilience. We are optimistic and bullish on the growth prospects of the Indian economy and the Indian market in general. In this edition of Voyage, we want to showcase our resilience through the tough times we have faced in the last 3 years, and the optimism we as a fund house has on the growth potential, opportunities, and trends of the Indian economy and the domestic market.
I am sure the factors that will drive the growth of the economy will be elaborated on by our CIO Mahesh Patil, along with our co-heads equity and fixed income over the course of the event. Let me now apprise you of the latest developments in the mutual fund industry. The mutual fund assets base, as is known, has grown and reached a total size of 38 lakh crore average assets under management as of December 2021. The industry has attained scale over the last few years due to increased financial awareness and higher digital penetration through our business partners. The retail asset base of the industry has crossed 20.86 lakh crore. The monthly SIP book for the industry stands at 11,305 crores with almost 4.9 crore live SIPs. The total outstanding AUM under SIP is close to 5.65 lakh crore as of December 2021. The total fully account of the industry is close to about 12.09 crores. While this is indeed remarkable in the global context, mutual fund industry in India has still a long way to go. There lies a tremendous untapped potential for mutual funds in India. As of today, Indian mutual fund investor base comprises less than 2% of the total Indian population when compared to the bank deposit base approximately 167 lakh crore as of December 31st, 2021. The Indian mutual fund asset base constitutes just about 23% of the overall banking deposit base. Mutual funds are an important financial intermediary in developed economies. In fact, US mutual fund industry is as big as US banking industry, which is again well-known fact to most of us. Whereas in India, the mutual fund industry is still maturing when compared with the banking industry. With greater financial inclusion and awareness of mutual funds rising, we should see the investor base and AUM base increase rapidly in the next few years. In fact, fixed deposit low interest rate in India ऑलराइट, तो ये वॉयज 2022 का इवेंट चल रहा था जिसमें कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरीज पर बाजार के दिग्गज और काफ़ी सारे पैनलिस्ट बात करते हुए। चलिए, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर। आज एक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्शन में था और वो था पावर स्पेस। हर स्टॉक वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। अदानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी सभी में आज तेज़ी थी और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनी हुई है। पावर सेक्टर में मजबूत डिमांड देखने की बात की जा रही है और सप्लाई को लेकर भी स्थिति में सुधार हो रहा है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के बीच पावर सेक्टर कितना पावरफुल नजर आ रहा है, इस पर एक रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ मौजूद हैं। डिम्पी, बताइए। डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 122 साल की भीषण गर्मी हो सकती है और इसी के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। खैर, तैयार आपको भी होना और पावर कंपनीज भी तैयार हो रही हैं क्योंकि वो पावरफुल सेक्टर के तौर पर उभर सकती हैं। खैर, आपकी स्क्रीन पर सारी वो कंपनीज दिख रही होंगी जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया सिर्फ अप्रैल के महीने में। अभी तो गर्मी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, रिटर्न आपको बढ़ना शुरू हो गए हैं। 26%, 15%, 18% के रिटर्न है। पावर सेक्टर में मजबूत डिमांड है, एक सबसे बड़ी बात है और इसके अंदर जो गर्मी जो है इसके अंदर और तड़का लगा रही है जो 122 साल में सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। अगर आप लोड फैक्टर के हिसाब से भी देखेंगे तो 60% होने की उम्मीद है FY23 में थर्मल पावर का लोड फैक्टर, यानी कि थर्मल कंपनीज के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो सकता है। पावर कंपनियों को कोयले की सप्लाई में प्राथमिकता मिलेगी। दिक्कत यहाँ पे आती है कि फिर आप कोयल सप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन पावर में कोल की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए कोल इंडिया की सप्लाई बढ़ जाएगी। 3 महीने के लिए नॉन पावर के लिए कोयले की नीलामी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है ताकि सरकारें सुनिश्चित कर दे कि अगर गर्मी बढ़ रही है, पावर की कंपनीज की दिक्कत आएगी तो उसको हम कोयले की दिक्कत से जोड़ेंगे नहीं, उसको हम खत्म करेंगे। कोयले की कीमतों में बढ़ने का असर कंपनी पर सीमित है। काफ़ी हद तक उनके मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे वो भी सीमित ही आपको दिखेंगे, उसमें कुछ खास बड़ा दिक्कत या फिर अनुमान नहीं बढ़ाने का बात आ रही है। ये ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा वैल्यूएशन पर भी हमने निकाला कि इनके 5 साल के औसतन वैल्यू और इनकी फॉरवर्ड पीबी वो क्या कहती है। अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी और टोरेंट
पावर, ये सारे के सारे वैल्यूएशन पर इस समय आपको काफ़ी बेहतर दिख रहे होंगे। उसमें आप दो सरकारी कंपनी जो कि एक पावर थर्मल से जुड़ी हुई है और एक हाइड्रो से जुड़ी हुई है एनएचपीसी एनटीपीसी, उसकी भी वैल्यूएशन देख पा रहे होंगे। पावर के लिए ट्रिगर क्या क्या आगे चल के सरकार एक तो अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है, इसमें बदलाव करना चाहती है सरकार। राज्यों के डिस्कॉम्स को जो कि बिजली सप्लाई करते हैं, बिजली वितरण में रहते हैं, उसका निजीकरण में आगे थोड़ा बढ़ना चाहती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन का जो घाटा है उसको भी थोड़ा कम करना चाहती है। उसके लिए स्मार्ट मीटर्स की मुहिम पिछले 3 साल से सरकार चला रही है और राज्यों को भी बोला गया कि आप थोड़ा और चौकसी बरतें। मार्च में बिजली की मांग 6 महीने में अब तक सबसे ज़्यादा है। ये सीएलएसी की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि 122 साल की जो गर्मी बढ़ेगी उसका असर आपको और डिमांड में बढ़ता हुआ दिखेगा। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया पावर कंपनीज की सप्लाई बढ़ाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई थी। एनटीपीसी का भी मार्केट शेयर बढ़ा है और आप एनटीपीसी का प्राइस एप्रिसिएशन देख लीजिए, पिछले 4 दिन में बहुत ज़बरदस्त हुआ है। रेगुलेशन का दखल, कीमतें बढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बेनिफिट आगे चल के पावर कंपनीज को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, तो पावर कंपनियों की तेजी के लिए आगे और भी ट्रिगर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। डिमांड में बढ़त होगी और सप्लाई में भी यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा, तो पावर सेक्टर पर नज़र रखिए। इसके अलावा आज कुछ और भी खबरें जो कि फोकस में थे, कुछ और भी स्टॉक्स, इसमें रुचि सोया देखिए, वहाँ पर एफपीओ आया था और निवेशकों को शेयर भी अलॉट कर दिए गए हैं। ऐसे में डीमैट में शेयर कब तक आएंगे, इसका भी थोड़ा एक डिटेल समझ लेते हैं और जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी विनी जुड़ चुकी है। विनी, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? रुचि सोया शॉली एक स्टॉक है जो फोकस में है। हमने देखा था कि कल के क्लोजिंग जो 875 रुपीज़ की थी, आज वो ओपन हुआ था सिर्फ 706 रुपीज़ पे। ओवरऑल ये एफपीओ की टाइमलाइन की बात करते हैं। नाउ कल हुई थी अलॉटमेंट, एफपीओ की अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 5 अप्रैल को। आज है इनिशिएशन ऑफ रिफंड 6 अप्रैल। कल देखेंगे कि क्रेडिट हो जाएगा ये शेयर सबके डीमैट अकाउंट में, वो है 7 अप्रैल। 8 अप्रैल को होगी एफपीओ की लिस्टिंग। नाउ ओवरऑल बोर्ड ने कल अप्रूव किया था 6.61 करोड़ शेयर्स की अलॉटमेंट, जो है ऑब्वियसली 4300 करोड़ रुपीस की जो फंड रेस की वो बात कर रहे थे और जिसकी वजह से एफपीओ हुआ था। और इसकी जो प्राइस बैंड की बात करते हैं, ये प्राइस बैंड जो है क्या डिसाइड हुआ था 615 टू 650 रुपीज़। इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखा था हमने स्टॉक में, काफ़ी प्रेशर देखा था आते हुए। आज तो प्रेशर देखा ही था पर रिकवरी हो चुकी है काफ़ी, अभी देखें तो स्टॉक में आज के लोस से। ओवरऑल ये जो डाइल्यूशन हो रहा है इक्विटी का, वो अराउंड 22% की इक्विटी का डाइल्यूशन हो रहा है। पर शॉली ये एफपीओ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो वॉच आउट करने के फैक्टर के लिए है और रुचि सोया का स्टॉक शॉली फोकस में भी है। बिल्कुल, तो रुचि सोया में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा दबाव भी देखा गया था जब इशू प्राइस डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद हल्की रिकवरी हुई, लेकिन आज भी हमने देखा कि 11 से 12% की गिरावट के साथ रुचि सोया का स्टॉक कारोबार भी कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के एक्सपर्ट का व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। आज सुबह हमने हेलोइस इंडिया के सीईओ दिनाश ईरानी से बात की और उन्होंने क्या कहा, माफ कीजिएगा, दिनशा ईरानी से बात की और उनका बाजार पर क्या कहना था, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। बाजार पे तो हम आ गए हैं और मुझे याद है कि हमारी बात हो रही थी करीब 2 महीने पहले और आप बता रहे थे कि धीरे धीरे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए परफेक्ट बॉटम तो किसी को मिलता नहीं है, लेकिन आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स में धीरे धीरे टॉप अप कर रहे थे और आप उसके समय एक्ट कर रहे थे। और सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही होता है कि जब समय आए तो उस समय एक्ट कर जाना। सारा ज्ञान का जो है टेस्ट तभी होता है कि उसको इस्तेमाल किया या नहीं। तो आपने तो लास्ट 2 महीने में काफ़ी बाइंग की। आप बता सकते हैं आप हमसे ओपनली कि कौन से एरियाज में आपने फ़ायदा उठाया था अच्छे प्राइसेस का? देखिए एक्चुअली जो हमने जो एक्यूमुलेट किया वो तो कर लिया, पर अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए बाजार में और हम भी वही कर रहे हैं। हम भी थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि अभी ये साल जो आउटलायर इवेंट्स होते हैं जो आपके बड़े कम होते हैं पर फिर भी जो आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो इस बार बहुत ज्यादा हो गए। जैसे स्टैटिस्टिक्स में उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व बोलते हैं, जिसमें टेल्स जो होती है बड़ी मोटी होती है, मतलब उसमें इवेंट्स जो होते हैं आउटलायर इवेंट्स वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो अभी ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं साल में, इसलिए अभी हमें ऐसा लगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके डिसीजन लेने का प्रोसेस थोड़ा थम जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा क्वेश्चन में आने लगता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये जो इवेंट्स है
वो आसानी से भी नहीं जा रहे हैं। मतलब आप जैसे यूक्रेन की वॉर की बात है, वो ठीक है, आई मीन सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि वॉर थम जाए, अभी आज ही बंद हो जाए। पर अभी वो भी होने के बावजूद सैंक्शन तो जाने वाले हैं नहीं रशिया पे, क्योंकि पूरी दुनिया बड़ी खफा है उनसे, तो वो सैंक्शन आसानी से जाएंगे नहीं। वो नहीं हुआ तो आपकी कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेटेड ही रहेंगी, और वो भी एनर्जी ड्रिवन कमोडिटीज है जो सीधा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, सीधा कंज्यूमर को इम्पैक्ट करती है। और जो वो हुआ तो इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, इन्फ्लेशन ऊपर रहा तो ऑब्वियसली आप इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन को डिमांड डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, तो वो रहेगा। और दूसरा देखिए कि यूएस में फेड ने ऑलरेडी चालू किया है अपना इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल, पर इस बार जब पहले किया था तब इतना सिंपल होता था उनके लिए, क्योंकि दुनिया में भी यही सब चल रहा था। लेकिन इस बार कमोडिटीज हाई है, सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन है, तो उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला। और आप ये मत भूलिएगा कि पिछले 60 साल में ऐसा 10 बार किया है फेड ने, जबकि उन्होंने ये इंटरेस्ट रेट साइकिल हाइक करना चालू किया है। उनमें 10 बार में से 7 बार वो फेल हुए, कि 7 बार वो इट हैज एंडेड इनटू डिफ्लेशन, सो इनफैक्ट डिमांड डिस्ट्रक्शन। सिर्फ 3 बार ही सक्सेस हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि वो बीच में थम गए थे, बीच में रुक गए थे। तो वो भी करेंगे कि वो भी इस बार भी थम जाए और चलने दें। और दूसरा, आप हमारी खुद की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन आस्ते आस्ते ऊपर आ ही रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि WPI अल्टीमेटली CPI में फीड इन होना ही चाहिए। अभी के लिए तो कंपनीज एब्जॉर्ब कर रही है, पर अगर जो कंपनीज एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब ये है कि उनके नंबर्स खराब आने वाले हैं। तो ये क्वार्टर के नंबर्स इतने एक्साइटिंग नहीं होंगे। दूसरा, रूरल इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं कर रही है, उल्टा सितंबर ऑनवर्ड्स वो तो स्लाइड ही हो रहा है वहां पे, और वहां कोई अपसाइड दिख नहीं रहा है। तो हमें ये लगता है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए अभी। बस मैं आगे ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलूंगा लेकिन मैं ये पे समझाऊंगा कि बहुत हो गया। सो ऐसा। दिनशो, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा पावर सेक्टर पे। फंडामेंटली पावर सेक्टर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है लास्ट कुछ महीनों में, लेकिन लग रहा है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स अब आ रहे हैं। कुछ पॉलिसी एक्शन की बात है, मेगा पॉलिसी आ रही है, हमने एक्सक्लूसिव यहाँ पे न्यूज ब्रेक की थी। अंडर ओन्ड है स्पेस, बहुत बड़े पोर्टफोलियोज का पार्ट नहीं है। ट्रेडिंग एक्शन आए दिन आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ऑफकोर्स एक रिकॉर्ड हीट वेव भी आने वाली है आगे। अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रेटेजिस्ट ऐसा मानते हैं। तो इसके अंदर क्या एक मेरिट है क्या, और आपको कौन से वैल्यू चेन में बढ़िया वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं स्टॉक्स? पावर मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्रोड्यूसर्स, कैपिटल गुड पावर, या पावर फाइनेंसियर्स? देखिए, जो आप पूरी चेन की बात की, लेकिन पावर एक चीज समझ लीजिए, इज अ रेगुलेटेड कमोडिटी। वहां पे रिटर्न जो है वो रेगुलेटेड होते हैं, और इनफैक्ट इसी के चलते आपने देखा था कि क्वाइट अ फ्यू जो फ्री व्हीलिंग पावर कंपनीज थी वो बंद कर दिए, एंड दे गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट एजेंसीज। तो वो होता है वहां पे। तो वो एक दिमाग में लेके चलिए कि यहाँ पे यू आर डीलिंग विद डिस्कॉम्स, वो स्टेट लेवल वाले डिस्कॉम्स हैं जो हमेशा स्ट्रेच रहते हैं फॉर फंडिंग। तो प्रोड्यूसर जो है वो ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द डिस्कॉम होता है, जहाँ पे उसको पैसा निकालने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। इनफैक्ट इसीलिए रिसीवेबल